जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पीसीएस एकेडमी में। तो पहले हम लोग का चैनल का नाम जो है ईपी पीसीएस हिंदी था, जो नाम बदल कर क्या रखा गया है पीसीएस एकेडमी। इस नाम रखने का उद्देश्य ये भी है कि जो भी हमारे चैनल पर जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो सभी पीसीएस एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको जो है जो बेनिफिशियल जो कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है मतलब ज़रूर ही पूछ सकते हैं। कमेंट करेंगे तो जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसी का जो है टेलीग्राम जो है चैनल इसी वीडियो के लास्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, उसका लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही पहुँच जाएंगे टेलीग्राम के ऐप पर। अगर आप ऐप डाउनलोड किए होंगे तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इस लिंक को क्लिक करिएगा, फिर आप इसको इस जो है बैच को और इस जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है सभी के जो है एनसीईआरटी की और जो मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, इन सभी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, या आप सर्च करेंगे पीसीएस एकेडमी तो जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है। इस चैप्टर में हम लोग को जो है मुख्यतः मैंने आपको पहले ही बताया है और मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि जो है एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जो क्लास 6 जो बना हुआ है जो चैप्टर है, यानी जो क्लास 6 जो क्लास है, चैप्टर नहीं सॉरी, जो क्लास 6 है वो क्या दिखाता है, वो एंशियंट हिस्ट्री के जो है आपको एक जो है अच्छी खासी नॉलेज देता है। अब इसमें सिर्फ केवल एंशियंट ही नहीं है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। और जो सातवां जो क्लास है, जो 7 क्लास है, उसमें आपको जो है मेडिवल हिस्ट्री की जो है आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और जो 8 नंबर का जो क्लास है, यानी जो क्लास 8 की जो बुक है, उसमें आपको कौन सी नॉलेज मिलेगी, कौन सी जानकारी मिलेगी आपके एग्जाम के लिए, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है भारत का, जो है आधुनिक इतिहास रहा है, उसकी जानकारी आपको जो है क्लास 8 से देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज चाहिए और जो कंसेप्चुअल नॉलेज भी चाहिए, दोनों मिक्स चाहिए, तो आप किस क्लास में ज्वाइन करेंगे, एनसीईआरटी क्लास को। या तो आप इसे खुद पढ़ सकते हैं या आप किसी अन्य टीचर की क्लास देख सकते हैं। ये क्लास भी एनसीईआरटी की है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्लास 6 की और क्लास 7 की जो है एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की वो कंप्लीट करा दी है। और आपके पीसीएस के जो लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें उस लेवल के जो है आपके जो है एंशियंट हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसे आप देखकर आप जो है यूपीएससी के एग्जाम तक भी आप जो है जा सकते हैं। आप उसको देखने के बाद जो है जो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जो फैक्चुअल वाले, जो फैक्ट्स वाले होते हैं, उसे भी आप वहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और जो उसके बाद जो है आपको मेडिवल हिस्ट्री का जो है इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, तो आपको जो है वहाँ भी जो है कंप्लीट क्लास बनी हुई है, आप वहाँ भी सीरीज जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। ये रहा हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब व्यापार से साम्राज्य का क्या मतलब है, मैं इस पूरे क्लास में जो पढ़ाई जाएगी उसकी मैं आपको छोटा सा जो इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि क्या होता है कि जो जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोग का पूरा क्या हो गया, विश्व हो जाता है, इसको हम लोग विश्व मान लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपना भारत देश मान लेते हैं। और ये जो देश है वो क्या है, तो अफ्रीका है। और ये जो है यहाँ पर जो छोटा सा बना हुआ है वो यूरोप है। ठीक है, तो इस यूरोप में क्या होता है ना कि सबसे पहले आधुनिकता आपको देखने को मिलेगी तो इसी यूरोपीय देशों में मिलेगी। इसी यूरोप में आपको फ्रांस मिलेगा। ठीक है, यहीं पर आपको फ्रांस भी मिलेगा, जर्मनी भी मिलेगी। ठीक है, यहीं पर आपको इंग्लैंड भी मिलेगा। ठीक है ना, फिर यहीं पर आपको पुर्तगाल भी मिलेगा। ठीक है, जिसे आप पुर्तगाल कहते हैं, यहीं पर आपको पुर्तगाल मिलेंगे सब। ठीक है, यहीं पर डच मिलेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर जब पुनर्जागरण होता है, जब ये लोग जो है जब अब देखिए एक और भी यहाँ पर समस्याएं हैं, कई सारी समस्याएं। और समस्याओं में क्या हो है कि यहाँ पर जो है एक इंदिरा गांधी जो है, यहाँ पर जो क्या क्या है कि मतलब एक यहाँ पर नहर बनी हुई है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहीं है, यहाँ पर स्वेज नहर है। ठीक है ना, जो स्वेज नहर क्या थी कि स्वेज नहर से जो है वो जो है यहाँ पर आते थे लोग, और कहाँ पर, तो भारत से जो है ये लोग व्यापार कर लेते थे और अपनी जीविका चलाते थे इस व्यापार के माध्यम से, क्योंकि सामान आएगा तभी तो कोई जिएगा। तो क्या हुआ ना कि यहाँ पर जो अरब कंट्री है, यहाँ पर अरब पर क्या हुआ कि जो है यहाँ पर जो मिस्र है, ठीक है, इसी अरब में, तो मिस्र पर क्या हुआ, कुछ आक्रमण की वजह से, कुछ आपसी झगड़े की वजह से क्या हुआ ना कि मिस्र का इस स्वेज नहर पर कब्जा हो गया। तो जो ये रास्ता है वो रास्ता बंद हो गया इन व्यापारियों के आने का। किस व्यापारियों का, इस यूरोपीय व्यापारियों का, समझ रहे हैं। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि नए नए रास्तों की जो है तलाश करते हैं और नए नए जो है जगह खोजते हैं
जहाँ से क्या हो, ये अपना सामान लेकर आ सकें और जो है अपना सामान बेच भी सकें, यानी व्यापार कर सकें, सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि ये लोग जो है नए नए खोज में निकल जाते हैं। तो कौन से लोग? यही पुर्तगाल के लोग, यही डच के लोग, यही फ्रांस के लोग। ठीक है, फ्रांस के लोग मतलब फ्रांसीसी, पुर्तगाल का मतलब आप जानते हैं पुर्तगाल, फिर डच लोग, फिर जो इंग्लैंड की जो है ना उसके नाम क्या है? तो उसी का नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। और आपको मैं बता दूं कि सभी लोग क्या हैं? तो जो है पश्चिम है। ईस्ट मीन्स क्या होता है? तो पश्चिम होता है, सॉरी। तो जो ये जितनी सारी कंपनियां हैं ना, तो वो क्या कहती हैं? तो मतलब जितनी सारे आप जिस कंपनियों को देखेंगे, ये सारी कंपनियों को जो है ग्रुप में कहा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक कंपनी महत्वपूर्ण हुई। वो कंपनी कौन थी? तो वो इंग्लैंड की कंपनी थी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही क्या होता है मैं बता दूं अब एक बार और आपको, कि जब ये रास्ता की खोज में निकलते हैं लोग ना, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है भारत में कौन एंट्री करता है? तो यहाँ पर भारत है। ठीक है, और यहाँ पर जो अफ्रीका है, और यहाँ पर क्या क्या है? तो यूरोप है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, आपको पता होगा नाम उसके, जो है 1498 में आया था, जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, वो वास्को डी गामा व्यक्ति क्या होता है कि वो आता है और इसी अफ्रीका के रास्ते से सबसे पहले यहाँ पर केरल के तट पर पहुँचता है, और धीरे धीरे इसके बाद जो है वास्को डी गामा पहुँचता है। फिर यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है पूरे का पूरा पुर्तगाल का राज्य हो जाता है। ये लोग भारतीय राज्यों पर आक्रमण करते हैं, या जैसे भी कहें आप लोग। ठीक है, ये लोग अपनी क्या करते हैं? पुर्तगाली लोग क्या करते हैं? अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद फिर और सारी कंपनियां आती हैं। यहीं पर आपको डच मिलेंगी, यहीं पर आपको बहुत सारी कंपनियां जैसे देखने को मिलेगा, जैसे फ्रांसीसी जानते होंगे आप लोग, जैसे कि फ्रांसीसी भी कंपनी होती थी, फ्रांस की थी। ठीक है, उसके बाद से जो इंग्लैंड की जो कंपनी थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो भी यहाँ पर आती है, और यही कंपनी क्या करती है? बंगाल में सबसे पहले अपना पहला कदम रखती है। और बंगाल में एक कंपनी रखते रखते क्या करती है? ये व्यापार तो शुरू करती है, परंतु ये व्यापार करते करते ये कंपनी कहाँ पहुँच जाती है? तो सत्ता में हस्तक्षेप करने लगती है। किसके? भारतीय सत्ता में। और यहीं से क्या करती है? अपना साम्राज्य बनाती है, और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर रहती है। तो उसी की स्टोरी दी हुई है कि वो आखिर जो है कंपनी कैसे कैसे भारत में एंट्री की है, उसका जो है किन किन राजाओं के साथ सामना हुआ है, उसमें हमारे देश की स्थिति क्या थी, उस समय हमारे देश में क्या ऐसी स्थिति हो गई, क्या ऐसी घटनाएं थी, जिससे ये जो है बाहरी कंपनी एक जो है जो व्यापार करने आई थी, वो कंपनी क्या करती है कि अब जो है सत्ता संभालने से लगती है। ठीक है, और हमारे राज्यों पर क्या करती है? आक्रमण करती है, और पूरा भारत को कब्जा कर लेती है। ये बात आप समझे हैं? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको पूरे पैराग्राफ से, और यही स्टोरी है पूरी पूरी। ठीक है ना, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आपने औरंगजेब का नाम सुना होगा, या जो है मुगल काल का नाम सुना होगा। तो मुगल काल जो है 15वीं शताब्दी से क्या होता है, 1500 से लेकर लगभग लगभग आपको पता है कि जो है 1707 तक क्या होता है? प्रभावी होते हैं लोग। लेकिन 1707 तक जो है जो अंतिम राजा हुआ था, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब भी जो क्या था ना, तो वो अपने जो है इसका नाम क्या है? अपने जो है अकबर। ठीक है, तो अकबर की जो पॉलिसी थी, ये भी क्या करता था कि ये जो औरंगजेब है उसी पॉलिसी पर चलता था, और उनकी नीतियों को लागू करता था, और अपना साम्राज्य विस्तार किया था, और अपने राज्य को क्या किया था? केंद्रीकृत किया था। ठीक है, और सब पर क्या किया था? उसने अधिकार किया था। समझ रहे हैं? यानी आप एक तरह से कह सकते हैं एक महान शासक अंतिम कौन रहा है? तो औरंगजेब था। ठीक है, जो शक्तिशाली भी था, लेकिन उसके बाद में जो है वो टट्टू से राजा हुए, और भारत पर क्या हुआ? वही बाहर जो है, आप ही जानते हैं ना कि अगर घर का मुखिया कमजोर है तो बाहरी लोग क्या करेंगे? उसमें इंटरफेयर करेंगे। तो इस यही जो है हाल हमारे भारत के साथ भी हुआ। उसमें मुखिया कौन था भारत का? औरंगजेब था। औरंगजेब जो है जब उसका डाउनफॉल हुआ, तो क्या हुआ? धीरे धीरे हमारा जो भारत है वो जो है परेशानियों में क्या हुआ? घिरता गया। ठीक है, तो उसी में के बाद क्या होता है कि एक अंतिम शासक हुए हैं जो मुगलों के, जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इनकी भी कुछ बातें हैं जो 1857 में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1857 की जो क्रांति होती है उन उसमें जो है इनको राजा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जब आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं तो मुगल बादशाह जो है, जो जिसका नाम क्या है? बहादुर शाह जफर, तो इनका नाम आपको आता है अंतिम समय में। ठीक है, ये बातें आगे देखते हैं हम लोग। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे।
अब इसका क्या मतलब है कि आपको, अब इसका क्या मतलब है, तो क्या हुआ कि ये हम लोग का मान लेते हैं भारत देश है, ठीक है। तो भारत देश में जब एक प्रधान राज्य था, ठीक है, यानी प्रधान एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम औरंगजेब था। जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो अयोग्य जो शासक थे, ठीक है, उनके आने के बाद क्या हुआ ना कि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, ठीक है, ये क्षेत्रीय शक्तियाँ यहाँ की, तो ये लोग क्या होने लगे ना कि ये लोग अपने आप को क्या करने लगे, ये लोग स्वतंत्र घोषित कर दिए, लोग अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए, ठीक है। यानी एक तरह से क्या कर सकते हैं, विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है, यानी सबके पास अपने अपनी अपनी क्षेत्र की सत्ता आ गई, ठीक है। जो बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास जो है काफ़ी खासा जो है जमीनी हुआ करती थी, उन लोग भी क्या किया, उन्होंने जो है अपनी जो है साम्राज्य रखने लगे, यानी एक तरह से अपने क्षेत्र की अपने हाथ में सत्ता ले लिया गया, ठीक है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगीं, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। आप ही कल्पना करिए कि मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली पर जो है राजा बैठता था, जो है भारत का जो बादशाह हुआ करता था। लेकिन जब बादशाह की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद जो इस गद्दी पर जब जब अयोग्य उत्तराधिकारी बैठे, जो एक तरह से टट्टू से राजा थे, जो साधारण से राजा थे, उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा, जो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं वो लोग उभरेंगी और अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगी। तो वही कार्य इस समय भी हुआ है, औरंगजेब के समय में भी। तो जब ये सभी लोग जब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो दिल्ली का महत्व खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही बता रहा है इसमें कि जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, तो दिल्ली का महत्व खत्म होने लगा, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है पहले पहले, ठीक है, यानी पहले पहल एक जो है छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। आप जो इसी चैप्टर में इसको पढ़ेंगे तो ये क्या बता रहा है पैराग्राफ, यानी अंग्रेजों की मानसिकता क्या थी, तो अंग्रेजों की मानसिकता थी कि जो है भारत में जाना है और वहाँ व्यापार करना है। लेकिन वो लोग ये लोग यहाँ पर क्या करने लगे, शासन करने लगे। आखिर वो जो है कंपनी से शासन तक कैसे पहुँचे, उसी को जो इस चैप्टर में हम लोग को कम्प्लीटली पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, इसको हम लोग जो है 4 या 5 जो है क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो जो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, इसको जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।